नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आपको लाए हैं एक वो विकल्प जिसमें कभी अपने विचारों को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा कवियों और श्रोताओं के समागम में कोई बाधा भी नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं कवियों की चौपाल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम में। आज कार्यक्रम 15वें एपिसोड तक पहुंच गया है। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी द्वारा संचालित यह कार्यक्रम केसीएन हेडलाइन के सहयोग से चलाया जा रहा है। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी कला एवं साहित्यिक क्षेत्र में लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हर एक कलाकार की मनोवृत्ति को, मनोभाव को जनता तक पहुंचाने के प्रयास इस पटल के माध्यम से किए जा रहे हैं। मित्रों, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी ने कार्यक्रम को बहुत सराहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मित्रों, यह कार्यक्रम ऐसे सहज भाव में चलता रहे, इसके लिए आप लोगों का जो सहयोग है वो अतुलनीय है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को। आज हम फिर से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और आज हमारे बास्केट में, आज हमारे इस पूरे कार्यक्रम में एक ऐसे कह सकते हैं कि विशेष व्यक्तित्व हैं जिन्होंने काव्य जगत में, साहित्य जगत में, रचना जगत में अपना एक मिसाल कायम किया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक से एक अजीबोगरीब रचनाएं मिलेंगी और आपको ऐसे ऐसे रचनाकारों के बारे में भी हम बताएंगे। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले कवि देवेंद्र दुबे अकेला जी को बुलाना चाहूँगा कि वह अपनी रचना के साथ आपके पटल पर उपस्थित हों और आपके लिए एक अच्छी रचना दें। देवेंद्र दुबे जी निश्चित ही एक अच्छे कवि हैं और आपने निरंतर उनको सुना है और उनका एक परिचय ही बन गया है खिचड़ी कवि। एक उन्होंने कार्यक्रम ही एक पटल पे उपस्थित किया था, खिचड़ी का उसका नाम ही था। और निश्चित ही हर विधा के महारत है और वो कभी हंसा देते हैं, कभी रुला देते हैं। आइए देखते हैं आज वो आपके लिए क्या लेके आए हैं। देवेंद्र दुबे जी। नमस्कार मित्रों, केसीएन क्लब की सहायक संस्था निर्झरणी के काव्य मंच में कवि चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई एपिसोड से हम लोगों ने नए नए रचनाकार आए और अपनी रचनाओं से आपको जो भी साहित्यिक देना चाहते थे, साहित्य के बारे में बताना चाहते थे, अपनी अच्छी अच्छी रचनाओं से आपको अवगत करवाया और आपका भरपूर स्नेह पाया। नंदन मिश्रा जी के संचालन में और हमारे वरिष्ठ कवियों के नए नए रचनाओं से ओत प्रोत होकर जो हमारा संस्था आगे बढ़ रही है, उसके लिए अवश्य रूप से श्रोता हमारे हृदयपूर्वक धन्यवाद उनको और हम हृदयपूर्वक उनके आभारी हैं। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले एक पिता दिवस मनाया गया और संयोगवश 2-3 दिन पहले जब मनाया गया, उसके 1-2 दिन पहले ही मैं अभी बाहर जा रहा था तो रास्ते में बारिश होने लगी। मैं रुक गया एक झाड़ के नीचे। वहाँ 2 हम उम्र के लोग खड़े खड़े बात कर रहे थे आपस में कि बेटा ने मेरे को पिता दिवस पर मेरे को पूछा नहीं, मेरे से बात नहीं करी। तो मित्रों, आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? पिता और पुत्र के बीच में इतनी दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? इसका कारण भौतिक सुख और सुविधाओं का है। तो मैं आपके सामने वहीं से एक रचना उठाई है, मैंने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिता दिवस। पिता दिवस आया और आकर चला गया। पिता दिवस आया और आकर चला गया। बेटे को शायद समय नहीं मिला। बेटे को शायद समय नहीं मिला। वह व्यस्त रहा होगा। वह व्यस्त रहा होगा रिश्तेदारों के जन्मदिन, शादी की वर्षगांठों की बधाइयां देने में। वह व्यस्त रहा होगा
शादी और वर्षगांठ की बधाइयां देने में बहुत से रिश्तेदार और दोस्त जो बन गए हैं, बहुत से रिश्तेदार और दोस्त जो बन गए हैं। पिता कहाँ याद रह पाता है, पिता कहाँ याद रह पाता है। वह दिन लद गए जब पिता का हाथ और साथ नहीं छूटता था, वह दिन लद गए जब पिता का हाथ और साथ नहीं छूटता था। थोड़ी देर नहीं दिखने पर, थोड़ी देर नहीं दिखने पर घर सर पे उठा लिया करता था, थोड़ी देर नहीं दिखने पर घर सर पर उठा लिया करता था। आज पिता से इतनी दूरी, आज पिता से इतनी दूरी, शायद कुछ और मजबूरी रही होगी, शायद कुछ और मजबूरी रही होगी। पिता ने अपने मन को समझाया, पिता अपने मन को समझा लेता है, पिता अपने मन को समझा लेता है। अकेला अकेला पिता समझ नहीं पाता है, अकेला पिता समझ नहीं पाता है। इतनी जल्दी बेटा कैसे बदल जाता है, इतनी जल्दी बेटा कैसे बदल जाता है। आज का समय देखो आप कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम। हमारी सभ्यता, सनातनी संस्कृति सब भूलने लगे हैं। तो मित्रों, अभी मैं आपके सामने एक दूसरी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है आदमी। ये भी समाज के बीच में से हमने उठाई हुई रचना है। जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, वही लिख देते हैं। सोचिए, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आदमी क्यों इतना गद्दार बन जाता है, आदमी क्यों इतना गद्दार बन जाता है। जिसे चाहता है अपना मानता है, जिसे चाहता है अपना मानता है। जिसकी खातिर जमाने से टकरा जाता है, जिसके खातिर जमाने से टकरा जाता है। अपने से भी वह पराया हो जाता है, अपनों से भी पराया हो जाता है। थोड़ी सी खुशी के खातिर, थोड़ी सी खुशी के खातिर ठोकर खाता है, थोड़ी सी खुशियों के खातिर ठोकर खाता है। जिसे कभी उदास नहीं देख पाता है, जिसे कभी उदास देख नहीं पाता है। जमाने की सारी खुशियां उस पर लुटाता है, जमाने की सारी खुशियां उस पर लुटाता है। वक्त आने पर वही उसका दुश्मन बन जाता है, वक्त आने पर वही उसका दुश्मन बन जाता है। अपना बनकर सीने में खंजर घुसाता है, अपना बनकर सीने में खंजर घुसाता है। आदमी जानवर से बदतर क्यों हो जाता है, आदमी जानवर से बदतर क्यों हो जाता है। लोग आदमी की तुलना जानवर से करते हैं, लोग आदमी की तुलना जानवर से करते हैं। आदमी पर जानवर से बदतर हो जाता है, आदमी पर जानवर से बदतर हो जाता है। जानवर खुद को आदमी से ऊंचा पाता है, जानवर खुद को आदमी से ऊंचा पाता है। जानवर अपनी वफादारी तो निभाता है, जानवर अपनी वफादारी तो निभाता है। जानवर मरने के बाद भी स्वामी भक्त कहलाता है, जानवर मरने के बाद भी स्वामी भक्त कहलाता है। आदमी पर गद्दार क्यों बन जाता है, आदमी पर गद्दार क्यों बन जाता है। जिसका खाता है उसे ही आंखें दिखाता है, जिसका खाता है उसे ही आंखें दिखाता है। एक आदमी दूसरे को छलकर, एक आदमी दूसरे को छलकर दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाता है, दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाता है। खुद को हमेशा निर्दोषी बताता है, खुद को हमेशा निर्दोषी बताता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, मेरा तो प्रभुत्व है, मैं सबसे इंसानों में सबसे महान हूं मैं। जानवरों से भी गंदी हरकत करता जाता है, जानवरों से भी गंदी हरकत करता जाता है। फिर भी खुद को आदमी बतलाता है, फिर भी खुद को आदमी बतलाता है। आदमी क्यों इतना गद्दार बन जाता है। जिसे चाहता है अपना मानता है, जिसके खातिर जमाने से टकरा जाता है। अपनों से भी वह पराया हो जाता है। आदमी क्यों गद्दार बन जाता है। तो मित्रों, ये मेरी एक रचना थी। अब मैं आपको एक अपनी विधा पे, मेरी विधा के ऊपर रचना अगर मैंने नहीं पढ़ी तो मन में शांति नहीं मिलती है। तो एक छोटी सी रचना है, आंसू, अश्क। अश्कों का समुंदर बहाते क्यों हूं, अश्कों का समुंदर बहाते क्यों हूं। नैनों से इन्हें डहाते क्यों हूं, नैनों से इन्हें डहाते क्यों हूं। बसने दो इन्हें इन्हीं नैनों में, बसने दो इन्हें इन्हीं नैनों में। कहने दो इन्हें इन्हीं नैनों से, कहने दो इन्हें इन्हीं नैनों से। समुंदर बन जाए अश्क यहीं, समुंदर बन जाए अश्क यहीं।
और डूब जाए मेरा यार यहीं, और डूब जाए मेरा यार यहीं। अश्कों तुम तो बह जाते हो, आंखों से अश्कों तुम तो बह जाते हो, नैनों को वीराना करके। अश्कों तुम तो बह जाते हो, नैनों को वीराना करके। जब अश्क ही गिर जाते हैं, जब अश्क ही गिर जाते हैं, तब नयन झुककर ये कहते हैं। जब अश्क गिर जाते हैं तब नयन झुककर ये कहते हैं, जब गिर ही गए हैं यह अश्क, जब गिर ही गए हैं यह अश्क, तो दोष हमें देते क्यों? नयन बोलते हैं कि हमारा क्या दोष है, हमने थोड़ी उनको बोला कि गिर जाओ, हैं? अश्कों का समुंदर बहाते क्यों हूँ, नैनों से इन्हें ढहाते क्यों हूँ? अश्कों का समुंदर बहाते क्यों हूँ, नैनों से इन्हें ढहाते क्यों हूँ? मित्रों, आपका भरपूर स्नेह मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। अगले भाग में अपन पुनः मिलेंगे। आप सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद, आभार। देखिए मित्रों, जैसा मैंने कहा था, देवेंद्र दुबे जी अद्भुत सोच के कवि हैं, अद्भुत सोच की रचनाएं वो लिखते हैं। और जैसा उन्होंने अपने रचना में पिता दिवस, फादर्स डे के संबंध में एक मार्मिक तथ्य को सिमट के उसको एक अपने तरीके से एक अलग भाव में डाल के उन्होंने पढ़ा है, मैं निश्चित ही उम्मीद करता हूं कि आप सब ने उनको सराहा होगा। और मैं आभार भी व्यक्त करूंगा कि पटल के प्रति उन्होंने जो भी आभार व्यक्त किया उसका हार्दिक स्वागत है। और हमारे देवेंद्र दुबे जी कार्यक्रम में निरंतर उपस्थित होते रहें, यही हम सब की इच्छा है। और उनका ऐसा सहयोग निर्झरणी और केसीएन क्लब के लिए बहुत ही सहयोगी रहेगा। और कवियों की चौपाल के एक पसंदीदा चेहरे हैं वो, और निरंतर वो बने रहेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि कवियों की चौपाल में उनका तालमेल हमेशा बनता रहेगा। अब मैं अगले कवि जिनको बुलाना चाहूँगा उनके सम्मान में 2 लाइनें कहूँगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मियाँ मंजिल पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ये हकीकत है मेरे दोस्तों, अगर आप चलेंगे तो ही आपको मंजिल मिलेगी। बहुत उम्दा लाइन है, लेकिन मैं ये लाइन कोट किया है आज मैंने एक ऐसे कवि के लिए जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ करते हुए कविता के क्षेत्र में एक आयाम हासिल किया है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कवि अमित दुबे जी की रचना। और मैं हमेशा उनको कोट करता हूं कि जो मिट न सके वह अमिट है, और उस अमिट की छाप जो छोड़ जाते हैं वह हमारे अमित दुबे जी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वह पटल पर उपस्थित हों। अमित दुबे जी, सादर। इस अविरल काव्यधारा के लिए नंदा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 4-4 पंक्तियों के 4 मुक्तक से जुड़ूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। शुरुआत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्वान राह में चिल्लाएंगे, मत घबराना बढ़ जाना, बनकर कान्हा विषधर कालिय के मस्तक तुम चढ़ जाना। आए हो जब इस दुनिया में जाना भी निश्चित है अमित, आए हो जब इस दुनिया में जाना भी निश्चित है अमित, किंतु यहाँ से जाते जाते एक इतिहास तो गढ़ जाना। जहाँ करुण क्रंदन दिखता हो, आगे बढ़ तुम प्रीत लिखो। जहाँ करुण क्रंदन दिखता हो, आगे बढ़ तुम प्रीत लिखो। सुन मिट जाए हर उर पीड़ा, एक ऐसा तुम गीत लिखो। जहाँ करुण क्रंदन दिखता है, आगे बढ़ तुम प्रीत लिखो। सुन मिट जाए हर उर पीड़ा, एक ऐसा तुम गीत लिखो। नर हो निज आयन को चमका दो, नारायण बन जाओगे। नर हो निज आयन को चमका दो, नारायण बन जाओगे। जहाँ असंभव दिखे सफलता, चढ़ छाती तुम जीत लिखो।
चढ़ छाती जुम जीत लिखो। अगले 2 मुक्तक प्रस्तुत करता हूं, संभालिएगा। सफल वही जो चलता जाए बिन देखे निज जख्मों को। सफल वही जो चलता जाए बिन देखे निज जख्मों को। सच मानो तो गति देते हैं कांटे ही इन कदमों को। सफल वही जो चलता जाए बिन देखे निज कदमों को। क्षमा कीजिए। सफल वही जो चलता जाए बिन देखे निज जख्मों को। सच मानो तो गति देते हैं कांटेहीन कदमों को। सुख दुख धूप छांव प्रकृति के। सुख दुख धूप छांव प्रकृति के संग किंतु यह सत्य अमित। सुख दुख धूप छांव प्रकृति के संग किंतु यह सत्य अमित। दर्द न हो तो कौन सुनेगा गीत गजल और नगमों को। सुख दुख धूप छांव प्रकृति के संग किंतु यह सत्य अमित। दर्द न हो तो कौन सुनेगा गीत गजल और नगमों को। और आखिरी मुक्तक। शत्रु जहां भी छुपा हुआ हो ढूंढ ढूंढ कर तुम मारो। शत्रु जहां भी छुपा हुआ हो ढूंढ ढूंढ कर तुम मारो। जहां जरूरत पड़े वहां पर कर कृपाण भी तुम धारो। जो करना है आज करो, हाँ अभी करो कल मत टारो। जो करना है आज करो, हाँ अभी करो कल मत टारो। जब तक जीवन शेष धरा पर तब तक हिम्मत मत हारो। जब तक जीवन शेष धरा पर तब तक हिम्मत मत हारो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब अमित दुबे जी ने आपको जो रचना सुनाई है, वास्तव में हृदय द्रवित करने वाली रचना है। जहां करुण क्रंदन दिखते हैं, जहां करुण क्रंदन दिखता है, आगे बढ़ तुम प्रीत लिखो। जहां करुण क्रंदन दिखता है, आगे बढ़ तुम प्रीत लिखो। सुन मिट जाए हर उर पीड़ा, एक ऐसा तुम गीत लिखो। बहुत ही बेहतरीन रचना। दुबे जी हमेशा से स्वयं अपना अनुभव लिखते हैं, अपने मनोभाव लिखते हैं। यही कारण है कि चाहे वो माता से संबंधित हो, पिता से संबंधित हो, उनके लेखों में जो नरमी के भाव मिलते हैं वह किसी भी हृदय को द्रवित करते हैं। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करूंगा दुबे जी को। बहुत ही सुंदर रचना आज उन्होंने दी है और जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं मनोभाव से वह इसमें समाये होंगे। और मैं निरंतर ही आपके इसी आशीर्वाद के लिए चाहूँगा कि आपका आगमन पटल पर निरंतर होता रहे। जब जब आपको समय मिले आपका आशीर्वाद इस निर्झरणी मंच को मिलता रहे और ऐसे ही मंच के लिए अच्छी अच्छी रचनाएं आप देते रहें। अमित जी की 1-2 रचना प्रेम पे भी आई है और मुझे लगता है कि बहुत प्रिय हुई है, लोगों ने उसको बहुत सराहा है। तो मुझे ये याद है कि अमित जी रचना के क्षेत्र में कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ते हैं कि वो उस पर न लिखें और उन रचनाओं को दर्शकों द्वारा, सुनने व श्रोताओं द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। ये उनकी विशेषता है और न मिटने वाले अमित जी हमेशा हमारे साथ हैं और ऐसे बने रहें। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाना चाहूँगा उनके सम्मान में 2 लाइनें कहूँगा। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग हैं कि आंधियों में भी जलते रहे। चिराग हैं कि आंधियों में भी
जलते रहे। अब आप समझ गए होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस चिराग की, उस रोशनी की, उस लौ की, जिनकी रोशनी में हजारों घर उजाले पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दीपक श्रीवास्तव, दीप जी की। आज मैंने आपको पहले भी सुनिश्चित कह दिया था कि आज का जो ये अंक है, इस अंक में आगे से पीछे तक एक ऐसा बम बना हुआ है जिसके मध्य में एक ऐसा अणु है, और वो है हमारे दीप जी, जो पूरे परमाणु को, पूरे पर्यावरण के परमाणु को और आज के पूरे कार्यक्रम को सुशोभित करते हैं। दीपक श्रीवास्तव जी अपने आप में कला एवं साहित्य जगत के निर्झरणी के एक अभिन्न अंग हैं। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कई ऐसे पटल पर कला और साहित्य और रचनात्मक कार्य किए हैं, जिसके लिए उनको इस कोरोना काल में भी काव्य लेखन में ऑल इंडिया साहित्य पीडिया के तरफ से पुरस्कारित किया गया है। बेस्ट वन लाइन कोट्स अवार्ड भी उनको मिला है। उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ शब्द शिल्पी अवार्ड उनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का दो जगह उनको अवार्ड मिला है। बरसात काव्य प्रतियोगिता में भी उनकी रचना को विशेष स्थान मिला है। ऐसे कवि, ऐसे रचनाकार, ऐसे साहित्यकार हमारे बीच में हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं चाहूँगा कि दीपक जी अब तत्काल मंच पे उपस्थित हों। नमस्कार, मैं दीप श्रीवास्तव निर्झरणी द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए माँ शारदे के श्री चरणों में एक विनती प्रस्तुत करता हूँ, एक घनाक्षरी छंद के माध्यम से। इस घनाक्षरी छंद में मैं माँ से निवेदन करता हूँ कि सभी देशवासियों को बुद्धि और विचार दे, एक साथ रहें सभी आपस में प्यार दे। सभी देशवासियों को बुद्धि और विचार दे, एक साथ रहें सभी आपस में प्यार दे। और दुष्ट और पापी जो भी घूमते समाज बीच, ऐसे दुष्ट पापियों की जिंदगी संवार दे। और लेखनी निखार मेरी कंठ में निवास कर, कि लेखनी निखार मेरी कंठ में निवास कर। सिर्फ तेरे गीत लिखूं वाणी में वो धार दे। और भारती की अस्मिता पे डाले जो बुरी नजर, कि भारती की अस्मिता पे डाले जो बुरी नजर, ऐसी नजरों के शीश धड़ से उतार दे। और सभी देशवासियों को बुद्धि और विचार दे, एक साथ रहें सभी आपस में प्यार दे। मित्रों, इस छंद के बाद एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा। कि बनो किरदार कुछ ऐसा, मजा आए कहानी में। बनो किरदार कुछ ऐसा, मजा आए कहानी में। सफीना मौज में बहता है दरिया की रवानी में। कहाँ तक लाजमी है अब सुबह को शाम कह देना, कहाँ तक लाजमी है अब सुबह को शाम कह देना। कभी तो फर्क कर लो तुम हकीकत और कहानी में। कभी तो फर्क कर लो तुम हकीकत और कहानी में। एक छोटा छंद और रखता हूँ आपके बीच में, सुनिएगा, निवेदित करता हूँ। कि मेरी सांसों मेरी धड़कन मेरे दिल में वे रहते थे। कि मेरी सांसों मेरी धड़कन मेरे दिल में वो रहते थे। बसाया था उन्हें नजरों ने उनको खो दिया मैंने। बसाया था उन्हें नजरों ने उनको खो दिया मैंने। और मोहब्बत को हथेली पर सजाया था जमाने से। मोहब्बत को हथेली पर सजाया था जमाने से। लिखा था नाम मेहंदी से जो उनका धो दिया मैंने। लिखा था नाम मेहंदी से
जो उनका धो दिया मैंने। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे संचालक भाई श्री नंदन जी ने विशेष आग्रह किया था कि बादल, बरसात और सावन को लेकर एक रचना आप प्रस्तुत करिएगा। तो आइए मैं आपके बीच में बादल और बरसात को लेकर एक गीत प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। काले बादल भूरे बादल अंबर में इतराते बादल, कि काले बादल भूरे बादल अंबर में इतराते बादल अपनी मस्ती में रहते हैं इधर उधर मंडराते बादल। और कैसे कैसे रूप बनाते, कभी डराते कभी हंसाते, कैसे कैसे रूप बनाते, कभी डराते कभी हंसाते, आपस में जब वे टकराते आवाजें कर हमें डराते। और कभी घटा बन छा जाते हैं, बारिश की बूंदें लाते हैं, पल पल रूप बदलते रहते अंबर में इठलाते बादल। और भिन्न भिन्न आकार बनाकर धरती को दिखलाते बादल, काले बादल भूरे बादल अंबर में इतराते बादल। और धरती बरखा से कहती है तपिश भरी मुझ में रहती है, कि धरती बरखा से कहती है तपिश भरी मुझ में रहती है। बड़े दिनों के बाद तू आती, गर्मी से छुटकारा लाती, सौंधी सौंधी खुशबू आती, मन ही मन में भी हर्षाती। और जलजला कहीं कहीं बाढ़ बहुत घनघोर घटा लाते बादल, जलजला कहीं कहीं बाढ़ बहुत घनघोर घटा लाते बादल। धरती जलहीन अकाल कहीं ऐसे दिन दिखलाते बादल, काले बादल भूरे बादल अंबर में इतराते बादल। और वे चातक की प्यास बुझाते, कि वे चातक की प्यास बुझाते, पपिया को पी से मिलवाते, प्रेम अगन भी वही लगाते, तटबंधों को वे तुड़वाते। और तीज और त्योहार ले आते, सावन में राखी बंधवाते, हर हर बम बम के नारों संग महादेव पुजवाते बादल। झूला डाली पर लगवा कर कजरी गीत सुनाते बादल, काले बादल भूरे बादल अंबर में इतराते बादल। और समय कठिन है, समय कठिन है मत घबराओ, लड़ने की ताकत ले आओ, कि समय कठिन है मत घबराओ, लड़ने की ताकत ले आओ। बुरा वक्त है छट जाएगा, अच्छा दिन फिर से आएगा, कि समय कठिन है मत घबराओ, लड़ने की ताकत ले आओ। बुरा वक्त है छट जाएगा, अच्छा दिन फिर से आएगा। आओ मेघ मल्हार सुने हम, बारिश में कुछ स्वप्न बुने हम, दीप उठाकर नयन जो देखो अंबर में बल खाते बादल। हरी भरी धरती कर जाते गम को दूर भगाते बादल, काले बादल भूरे बादल अंबर में इतराते बादल, अपनी मस्ती में रहते हैं इधर उधर मंडराते बादल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती की अस्मिता पर डाले जो बुरी नजर, ऐसी नजरों के शीश धड़ से उतार दें। ऐसे छंद हमारे दीपक जी ने आज सुनाए और लोगों को एकदम तेज मिला दिया। और छंद के बाद उन्होंने एक अच्छा सा मुक्तक सुनाया, बनो किरदार कुछ ऐसा मजा आए कहानी में, बनो किरदार कुछ ऐसा मजा आए कहानी में। सफीना मौज में बहता है दरिया की रवानी में, सफीना मौज में बहता है दरिया की रवानी में। कहाँ तक लाजमी है, कहाँ तक लाजमी है अब सुबह को शाम कह देना, कहाँ तक लाजमी है अब सुबह को शाम कह देना। कभी तो फर्क कर लो तुम हकीकत और कहानी में। बहुत ही खूब। मैंने पहले भी कहा है, दीपक जी एक माहिर कवि हैं, माहिर रचनाकार हैं और हम सबके श्रेष्ठ अगुआ हैं, अग्रज हैं। और उन्होंने आज उस अग्रज होने का दायित्व निभाया है। और कवियों की चौपाल के आज 15वें कार्यक्रम में उन्होंने एक ऐसा चार चांद लगा दिया जो माहौल को एक नए आयाम तक ले जाएगा। और चैनल ने अपने माध्यम से अगस्त से कुछ नई चीज़ें चालू करने का भी प्रयास किया है। मैं कार्यक्रम के अंत में आपको ज़रूर बताऊंगा, इसके लिए आप देखते रहें। अब मैं आज के अगले कवि को बुलाने से पहले माननीय हमारे दीपक दीप जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले कवि को बुलाने के लिए मैं ये कहूँगा कि किसी भी बड़े वृक्ष के देखने के पहले हमको ये सोच लेना चाहिए कि यह कभी अंकुरित एक छोटा सा पौधा रहा होगा। उस अंकुरित पौधे के लिए एक बीज की आवश्यकता होती है। और निर्झरणी के इस पूरे पटल के लिए, इस पूरे माहौल के लिए जो भी प्रारंभिक हमारे सहयोगी सदस्यगण हैं, उनके लिए जो उस बीज का काम करने वाले आज हमारे अगले कवि आ रहे हैं, उनकी शान में मैं कहूँगा, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे,
होके मायूस, यूं आंगन से न उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पे होगी, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पे होगी। अब मैं आवाज दूंगा कुमार कलहंस जी को, जो रचना के क्षेत्र में गायन हो, गजल हो, गीत हो, साहित्य हो, हर चीज में उन्होंने अपना नाम इंगित कराया है। हर टॉपिक पे उन्होंने इतने सारे लेख लिखे हैं कि मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं उनको निजी तौर पर जानता हूं। और फौरी तरीके से मैं ये कह दूं कि उन्होंने इन सारी रचनाओं को प्रेम में लिखा है, साहित्य के स्नेह में लिखा है, ना कि उस चीज को अपने किसी सम्मान के लिए लिखा है। उन्होंने उस सब्जेक्ट के प्रेम के लिए लिखा है। मैं कभी कभी उनको बोलता हूं कि इससे कई गुना कम लिखे हुए साहित्यकार आज अपने आप को एक स्थान पाए हुए दिखते हैं, और आप अपने लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं। तो उनका कहना है ये मेरे प्रेम के हृदय से निकले हुए शब्द हैं। मैं ऐसे साहित्यकारों को इस मंच से 100 बार नमन करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय कुमार कलहंस जी से कि मंच पर उपस्थित हों और आज के लिए, आज इस 15वें कार्यक्रम के लिए अपने मुखारबिंद से कुछ अच्छी चीजें बोल के जाएं। डॉक्टर कुमार कलहंस जी। मित्रों, आज मैं पुनः निर्झरणी के मंच पर कुमार कलहंस आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ, हर विधा में लिखता हूँ, लेकिन नंदन जी का आग्रह था कि मैं प्रेम के ऊपर कुछ लिखूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें कि जो व्यक्ति है वो चाहता है, या जो रचनाकार है वो ये कहना चाहता है कि प्रेमी या आपका मित्र या आपका दोस्त कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, और उसका आपके जीवन में कैसा महत्व होना चाहिए। उसके लिए मैं नई रचना लिखी है, आप देखिएगा कि घन घटाओं के जैसा कोई मीत हो, घन घटाओं के जैसा कोई मीत हो, तेज चलने लगे धूप की आरियां, सूखने लगे चैन की क्यारियां। तेज चलने लगे धूप की आरियां, सूखने जब लगे चैन की क्यारियां। शब्द की जब जमा पूंजी घटने लगे, शब्द की जब जमा पूंजी घटने लगे, जब लगे कम सभी अपनी तैयारियां। शब्द की जब जमा पूंजी घटने लगे, जब लगे कम सभी अपनी तैयारियां। नेह छाया बने, नेह छाया बने, आए ढकले हमें, मन मुदित जो करे ऐसा संगीत हो। घन घटाओं के जैसा कोई मीत हो, घन घटाओं के जैसा कोई मीत हो। स्मरण जिसका मन में सरसता भरे, स्मरण जिसका मन में सरसता भरे, मिलते ही चित्त की तिक्तता जो हरे। स्मरण जिसका मन में सरसता भरे, मिलते ही चित्त की तिक्तता जो हरे। मोर के पंख सा जिसका स्पर्श हो, मोर के पंख सा जिसका स्पर्श हो, रेशमी हो उठे सारे पल खुरदुरे। एक निश्चिंतता की अलस घेर ले, एक निश्चिंतता की अलस घेर ले, मंद पुरवाई जैसा सुखद गीत हो। एक निश्चिंतता की अलस घेर ले, मंद पुरवाई जैसा सुखद गीत हो। घन घटाओं के जैसा कोई मीत हो। अंतिम है, ध्यान दीजिएगा कि नीर की बदली सा जिसका व्यवहार हो, नीर की बदली सा जिसका व्यवहार हो, जलते मन के लिए जल का उपहार हो। नीर की बदली सा जिसका व्यवहार हो, जलते मन के लिए जल का उपहार हो। भाव के कंटकों को जो पुष्पित करे, भाव के कंटकों को जो पुष्पित करे, उसके व्यवहार में ऐसी रसधार हो। भाव के कंटकों को जो पुष्पित करे, उसके व्यवहार में ऐसी रसधार हो। जो समय की मथानी से और शुभ्र हो, जो समय की मथानी से और शुभ्र हो। जो सभी रिश्तों नातों का नवनीत हो, जो समय की मथानी से और शुभ्र हो, जो सभी रिश्तों नातों का नवनीत हो। घन घटाओं के जैसा कोई मीत हो, घन घटाओं के जैसा कोई मीत हो। नमस्कार मित्रों। मित्रता की पहचान से संबंधित एक अच्छी रचना उन्होंने दी। घन घटाओं के जैसा कोई मित्र हो, घन घटाओं के जैसा कोई मित्र हो। एक वृक्ष की कल्पना आप कीजिए और सोचिए कि एक वृक्ष जिसका कोई वारिस नहीं है, जिसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो खुद अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। ऐसी स्थिति में एक वृक्ष अपने मित्र बादल को किस तरह से याद करता है, इस चीज को शब्दों में संकलित करके आज आपके सामने सुनाया है कुमार कलहंस जी ने। मैं निश्चित ही उनको नमन करूंगा और ऐसी कल्पना को नमन करूंगा जिसमें उन्होंने साक्षात एक दिव्य प्रभाव को डाल के
और एक शब्दों में पिरो के आप सबके सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कुमार कलहंस जी। और बेहद ही सरल स्वभाव के कुमार कलहंस जी हमेशा से हमारे पटल के पुरोधा रहे हैं और रचना के क्षेत्र में जो भी उनकी रचनाएं हैं वो निरंतर श्रोताओं में रुचिकर रही हैं और हमेशा पसंद की जा रही हैं। मैं ऐसी कविताओं को निरंतर देने हेतु और उनके स्वास्थ्य सुंदर लाभ हेतु मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और प्रभु से कल्पना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह ऐसे हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते पटल पर हमेशा उपस्थित होते रहें। कुमार कलहंस जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगले कवि जिनको बुलाना चाहूँगा उनके शान में मैं कहूँगा, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, जो भी हो मन में वह सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन कभी मत छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए जमीन कभी मत छोड़ना। अब मैं बुलाने जा रहा हूं कवि नवीन जौहरी जी को, और नवीन जौहरी जी इस पूरे आज के कार्यक्रम में अचार और चटनी का काम करेंगे। वह हास्य कवि के रूप में हमेशा जाने जाते हैं और जब प्रेम, संवेदना, मार्मिक ऐसे कई कलाकारों ने अपने अपने लेख सुनाए हैं, तो ऐसे में हास्य व्यंग बनता है। और मैं अब जौहरी जी से निवेदन करूंगा कि अपनी व्यंग्यात्मक कविता के साथ पटल पर उपस्थित हों। और हमारे मंच के आज के अंतिम कवि भी हैं और इसके बाद हम आपसे फिर से रूबरू होंगे और हमारा अगस्त से कुछ नया कार्यक्रम जो चालू होने वाला है उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। और उसके पहले चलिए सुन लेते हैं नवीन जौहरी जी को। नमस्कार। बढ़ती उम्र के साथ जो आदमी छोटी छोटी दिल गुदगुदाने वाली बातों को महसूस करता है, उसके ऊपर चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। बुढ़ापे में देखकर जवानी को, बुढ़ापे में देखकर जवानी को दिल मचल जाता है, इस उम्र में ही यौवनाओं का ख्वाब अधिक सताता है, कैसे समझाएं इस दिल को ये समझ नहीं पाता है, कोई तो बताओ ये बुढ़ापा क्यों आता है, अरे कोई तो बताओ ये बुढ़ापा क्यों आता है। जुल्फ़ों को संभालते हैं, जुल्फ़ों को संभालते हैं बारंबार, यौवनाओं को देखकर हाथ बालों और कंघी पर ही जाता है, कैसे समझाएं इस दिल को ये समझ नहीं पाता है, कोई तो बताओ ये बुढ़ापा क्यों आता है। अंकल कह के गुजर जाती हैं, अंकल कह के गुजर जाती हैं, देखकर हमारे रंगे हुए बालों को दूर से ही भांप लेती हैं, दूर से ही भांप लेती हैं हमारी आंखों में मोतियाबिंद के जालों को। कलरफुल बरमूडा और फास्ट ट्रैक का चश्मा भी कुछ कर नहीं पाता है, कैसे समझाएं इस दिल को ये समझ नहीं पाता है, कोई तो बताओ ये बुढ़ापा क्यों आता है। ताकते रहते हैं, ताकते रहते हैं कनखियों से उनको, दिल खुश हो जाता है, ताकते रहते हैं कनखियों से उनको, दिल खुश हो जाता है, वो इठला कर निकल जाती हैं हमें बूढ़ा समझकर, वो इठला कर निकल जाती हैं हमें बूढ़ा समझकर, तब दिल टूट जाता है, कोई तो बताओ ये बुढ़ापा क्यों आता है। अंधेरी सर्द रातों में, अंधेरी सर्द रातों में तन्हाई में दिल मचल जाता है, अंधेरी सर्द रातों में तन्हाई में दिल मचल जाता है, अचानक ही एसिडिटी के साथ पेट का दर्द सताता है, अचानक ही एसिडिटी के साथ पेट का दर्द सताता है, तब पुदीनहरा, तब पुदीनहरा और इनो भी कुछ कर नहीं पाता है, कैसे समझाएं इस दिल को ये समझ नहीं पाता है, कोई तो बताओ ये बुढ़ापा क्यों आता है। इस उम्र में भी, इस उम्र में भी ये बूढ़ा नौजवान 2 किलोमीटर दौड़कर, इस उम्र में भी ये बूढ़ा नौजवान 2 किलोमीटर दौड़कर 1 घंटा कपाल भारती की ठोक लगाता है,
फिर भी कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ जाता है। कैसे समझाएं इस दिल को, कोई समझ नहीं पाता है। कोई तो बताओ ये बुढ़ापा क्यों आता है। अब जब कोई नहीं बताता है तो फिर बुढ़ा अपना तजुर्बा अपने आप ही बताता है कि क्यों आता है। कि अरे नाजनीनो उपहास ना उड़ाओ इसका, ये बुढ़ापा है कोई बीमारी नहीं। अरे नाजनीनो उपहास ना उड़ाओ इसका, ये बुढ़ापा है नहीं है कोई बीमारी। इस बुढ़ापे के तजुर्बे से ही दुनिया है सारी। आज हम पर है तो कल तुम्हारी है बारी, आज हम पर है तो कल तुम्हारी है बारी। अरे जब अपनी जवानी पर ना इठलाओ, अरे अपनी जवानी पर ना इठलाओ, ये तो समय का चक्र है जो धीरे धीरे बच्चों का बचपन और तरुणों का यौवन खा जाता है। पता नहीं कब समय गुजर जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। पता नहीं कब समय गुजर जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही जौहरी जी की कविताओं ने आपके मन को गुदगुदा दिया होगा। तो बताओ बुढ़ापा क्यों आता है, कोई तो बताओ बुढ़ापा क्यों आता है। जुल्फों को संभालने हैं, जुल्फों को संभालते हैं बारंबार, दिल समझ नहीं पाता है, कोई तो बताओ बुढ़ापा क्यों आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जौहरी जी, आप ऐसे ही पटल पर हंसते खिलखिलाते आते रहिए और लोगों को हंसने और खिलखिलाने में मदद कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंत में जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करिए। कोरोना काल है, कवियों की चौपाल कार्यक्रम हमको इसलिए मिला है कि कोरोना के काल में एक विचार ऐसा आया कि कविता की रचना, साहित्यकार, लेखक जो भी अपने अपने घरों में कैद हैं, उनकी मनोवृत्ति, उनके मनोभाव बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बहुतों ने कोरोना से संबंधित रचनाएं लिखी, बहुतों ने कोरोना में लोगों के दर्द लिखे, लोगों के एक दूसरे से बिछुड़ने की कहानी लिखी। किसी ने अपने माँ का द्रवित भाव लिखा तो किसी ने पिता का, किसी ने भाई का तो किसी ने पत्नी का, किसी ने बहन का, किसी ने बच्चे का। इन सारे लेखों को हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मित्रों, मैं आपसे आशा करूंगा कि इस कार्यक्रम को निरंतर आप अपने सहयोगियों तक पहुंचाएंगे। यह वो पटल है जहां हम छोटे से छोटे गांव में रहने वाले एक साहित्यकार की, कलाकार की रचना को यहाँ मंच तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके एक सहयोग की जरूरत है, आपके एक सलाह की जरूरत है, आपकी एक जानकारी देने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कलाकार है जो गांव के किसी किनारे में बैठा हुआ है, उसको कोई मंच नहीं मिल रहा है, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको आह्वान करता हूं कि आप मंच के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, उनका नंबर लिखिए। हम डायरेक्ट, हमारी कमेटी उनसे संपर्क करेगी, उनसे बात करेगी। उनकी रचनाएं अगर इस काबिल हैं कि हम उनको पटल पे ला सकें तो निश्चित हम उनको पटल पे लाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आपके सहयोग की जरूरत है। आज फिर से मैं कहूँगा कि कोरोना काल चल रहा है, सरकारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। घर से बाहर अगर अनावश्यक जाना हो तो मत जाइए। अगर बहुत ज़रूरी चीज़ है और आपको बहुत ज़रूरी काम है, जाना पड़ रहा है, तो कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मास्क का उपयोग करें। अगर मास्क हल्का है तो 2 मास्क का उपयोग करें। और अगर बाजार में जा रहे हैं, कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ न जाना पड़े। अगर जाना पड़ रहा है तो दूरी बना के रखें, थोड़ा समय लेके जाएं, जल्दबाजी न करें, क्योंकि कोरोना एक ऐसा छुपा हुआ शत्रु है जो हम सब के लिए खतरनाक है। भारत सरकार, पूरे इंटरनेशनल स्तर पर सभी देश इसके खिलाफ तैयारी में लगे हुए हैं। निश्चित ही हमें इस चीज़ से विजय मिलेगी, लेकिन अगर किसी को खो के ये विजय हमको मिलती है तो हमें दुख होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी पिछले 2 फेज में हुआ है, जो भी नुकसान हम लोगों ने पाया है, अब आगे हमको ऐसा नुकसान ना हो। इसी कामना के साथ कार्यक्रम के अंतिम दौर में मैं अगस्त के एक कार्यक्रम के लिए मंच से आपको बोलना चाहूँगा। एक एकल कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जो विषय में एक कह सकते हैं कि एक कलाकार का जीवन परिचय रहेगा। वह कार्यक्रम हम 15 अगस्त से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी दिन सुनिश्चित नहीं किया गया है, लेकिन कमेटी द्वारा ऐसा लगता है कि शुक्रवार, फ्राइडे का दिन सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन जो भी दिन सुनिश्चित किया जाएगा वो आपको सूचित किया जाएगा। जो भी कवि कवित्री हमारे साथ मंच पटल पे आ रहे हैं, उनका जो सहयोग है वो अतुलनीय है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने हमेशा से हमको सहयोग किया है। इस मंच के माध्यम से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों,
जैसा कि कार्यक्रम के अंत में मैं एक गीत के कुछ लाइनें गुनगुनाता हूँ, आज मैंने फिर से आपके लिए एक गीत लाया हुआ है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मित्रों, कला के जो शौकीन हैं, कला के जो प्रेमी हैं, मैंने ऐसे बहुतों से मुलाकात की है, उनके दिल की बात जानने की कोशिश की है। उन्हें कला और साहित्य से प्रेम है। मित्रों, उनके इस प्रेम को फलीभूत करने के लिए कवियों की चौपाल ने यह कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज का ये गीत उनके उस प्रेम, उस स्नेह को समर्पित है। मैं उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो श्रोता ऐसे कलाकारों की कला को सुनते हैं और उनकी सराहना करते हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। केसीएन हेडलाइन के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करूंगा और दूर दराज से बैठे हुए जो भी लोग इस पटल के लिए, इस मंच के लिए सद्भावना और शुभकामना दे रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा। और आज के कार्यक्रम के साथ मैं 15वां एपिसोड समाप्त कर रहा हूं और कुछ चंद लाइनें कोट करूंगा। थक जाए मन तो पल जीत का याद करो, थक जाए मन तो पल जीत का याद करो, खुद पर विश्वास रखो और फिर से एक शुरुआत करो। यह वो लाइन है मित्रों जो हम आपके लिए कह रहे हैं। जो भी इस कोरोना काल में आपने अगर ऐसा महसूस किया है कि आपका क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ऐसे वक्त के लिए निश्चित ही आप जान लीजिए एक गाड़ी का एक पहिया है, कभी ऊपर है तो कभी नीचे है। ये वक्त अगर हम नीचे हैं तो हम एक वक्त आएगा जब हम फिर से ऊपर होंगे। इसके लिए चिंता मत करिए, जीते रहिए, हिम्मत नहीं हारिए। और इसी संदेश के साथ मुझे विदा लेना पड़ेगा और मैं आज इस कवियों की चौपाल कार्यक्रम में के 15वें एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं और फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें नमस्कार, आदेश दीजिए।